Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will do subject geography जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 वाटर करने वाले हैं। 7th क्लास की ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 5 है वाटर। तो शुरू करते हैं। When you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी पिक्चर आती है? यू थिंक ऑफ आपके दिमाग में रिवर, वाटरफॉल्स, पीटर पैटर यानी कि वो आवाज़ आती है ना, पीटर पैटर, वो रेन ड्रॉप्स की, वाटर इन जो टैप, जो आपकी टैप में पानी होता है वो आपके दिमाग में आ जाता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट अ पेपर बोट इन अ रेन पुडल्स। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब पानी खड़ा होता है वहाँ पे उनको बोट्स और पेपर की बोट्स बनानी बहुत अच्छी लगती हैं। बाय नून द पुडल्स वैनिश। तो मगर नून में दोपहर में होता क्या है, वो बिल्कुल वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। वेयर डू द वाटर गो? तो वो पानी कहाँ पे चला गया? द सन्स हीट कॉजेज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो जो सन की गर्मी है, सूरज की गर्मी है, वो इवेपोरेट कर लेती है पानी को, यानी कि उसको वेपर कर लेती है। ठीक है, इवेपोरेट करके उसको वेपर बना लेती है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये वाटर वेपर कूल ठंडे हो जाते हैं, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। तो उससे जब वो ठंडे हो जाते हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं, जमने लग जाते हैं, वो फिर क्लाउड्स बनाने लग जाते हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल्स ऑन द लैंड। तो फिर ये लैंड पे बरसने लग जाते हैं, जैसे सी पे बरसने लग जाते हैं, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, जस्ट स्लीट की फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच अ वाटर continually change its form and circulates between ocean atmosphere land is known as the water circle। तो उस प्रोसेस को, उस कंटिन्यूस चेंज को, जब ये पानी कभी ये बादल बन जाता है, कभी ये लैंड में वापस आ जाता है पानी के रूप में रेन बन के, तो इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलती हैं। तो ये वाटर साइकिल देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो वाटर है ओशियन में और ये इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेट होकर ये बादल बन रहे हैं, बादल बनने के बाद ये बारिश हो रही है, यानी कि ये दोबारा फिर ये देखो, पहले तो ये इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? पानी का भाप बन के उड़ना। ठीक है, तो ये जमना मतलब ये पानी जम जाता है, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो उसके बाद जब पानी नीचे आता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ओके, ये सारा प्रोसेस होता है, ये है वाटर साइकिल। तो ये क्या है? द अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। जो हमारी अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरी अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी सदियों पुराना है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। जो आज पानी हरियाणा में बहता, हरियाणा के खेतों में है, शायद वो एक कभी अमेजोन रिवर का पानी होता होगा। द मेजर सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर्स आर अ रिवर। तो मेजर सोर्सेज हैं जो जिसमें से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, वो है रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स। इनसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। जो ओशियन और जो सागर और महासागर होते हैं वहाँ से हमें सॉल्टी नमकीन वाला पानी मिलता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सैलाइन एज इट्स कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। तो इसमें, इस पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सॉल्ट देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और अ कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। तो वो उसमें वो वाला सॉल्ट होता है जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो ये देख लेते हैं टेरेरियम का मतलब क्या होता है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर अ कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, ऐसा होता है टेरेरियम। ठीक है, टेरेरियम ये आप अपना भी बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो? फिल 1/4 ऑफ अ विक जार। आपने एक बड़ा सा जार लेना है जिसको आपने सोइल से भर लेना है और उसको अच्छे से दबाना है। पुट अ थिन लेयर ऑफ द ह्यूमिड ऑन अ टॉप ऑफ इट। तो ह्यूमिड यानी कि थोड़ा सा उसके पानी छिड़का कर देना है उसका। प्लांट द लार्जेस्ट ट्री फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर। सबसे पहले आप बड़ा ट्री लगाओगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे ट्री लगाते जाओगे। एंड स्प्रे द अरेंजमेंट विद द वाटर एंड क्लोज द जार। तो फिर उसको उस पर पानी फेंकोगे, यानी उनको पानी दोगे, फिर उसके ऊपर जार लगा दोगे। द वाटर दैट इवेपोरेट फ्रॉम द लीव। जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उन लीव से पानी आ रहा है, सोइल उसको कंडेंस्ड कर लेती है। ठीक है, अपने में जमा लेती है। एंड फॉल्स बैक टू द फॉर्म ऑफ अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो फिर वो ड्रॉप्स की फॉर्म में फिर पानी बन जाता है। ओके,
तो ये ऐसे होता है सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो, ये इस मैप में वर्ल्ड मेजर सीज लेक एंड रिवर्स ये यहाँ पे बताई गई हैं कौन कौन सी हैं। तो ये इसमें हम देखते हैं, ये आपको बताई गई हैं कौन कौन सी हैं। ये देखो अमेजोन रिवर है, ये साउथ अमेरिका में है, ये कैरेबियन सी है, और ये नॉर्थ अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी है, और मिसिसिपी रिवर है, और ये नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बियर एंड अ ग्रेट स्लीव लेक है, एल्फोर लेक, और ये है धानुबे रिवर, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, और ये देखो ये गंगा रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, ये नाइगर रिवर है, लेक विक्टोरिया है, ये कॉन्गो रिवर है, ये ऑरेंज रिवर है, ये डार्लिंग रिवर है। ये हो गया अपना, ये बस ये इम्पॉर्टेंट थे जो हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। वी ऑल नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम अर्थ का 4 हिस्से करें तो उसमें 3 हिस्से जो हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो पानी से भरे हुए कवर हैं। इफ़ देर इज़ अ मोर वाटर देन आ लैंड ऑन द अर्थ, तो हमारी अर्थ पे जाने के इस हिसाब से तो बहुत पानी है। वाई डू मैनी कंट्री फेस अ वाटर स्कार्सिटी, तो फिर भी बहुत सी जो कंट्रीज है वो पानी की किल्लत से क्यों जूझ रही हैं। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, जो अर्थ पे पानी है वो क्या हम सारा यूज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप देख सकते हो वाटर। तो ओशियन में बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। तो जो ओशियन है, ओशियन में हमें 97.3 % वाटर मिलता है, यानी कि वो सेलाइन वाटर है, यानी कि इसको तो यूज़ ही नहीं है भाई साहब। और आगे है आइस कैप में 0.0% है। ग्राउंड वाटर सिर्फ 0.68% वाटर है हमारे पास अवेलेबल। फ्रेश वाटर लेक से 0.009, और इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक से 0.009, और एटमॉस्फेयर में 0.0019, रिवर्स में 0.0001। ये इस टाइप से है, यानी कि ये सैलाइन वाटर 97.3 वाटर, तो ये ऐसा है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बस इतनी सी क्वांटिटी में हमें फ्रेश वाटर मिलता है, और वो भी बहुत मतलब कम मात्रा में मिलता है हमें। ओके, सैलिनिटी इज अ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स इन वाटर। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट मिलता है, उसको सैलिनिटी बोला जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स ऑफ पर 1000। तो 35 मिलता है, 35 पार्ट्स मिलता है 1000 में हमें, जो ओशन में सॉल्ट है। आगे डेड सी इन इजराइल हैज़ अ सैलिनिटी। जो डेड सी है इजराइल में है, वो उसकी जो सैलिनिटी है वो है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में से हमें 340 ग्राम वो मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट। जो स्विमर्स हैं, जो गोताखोर हैं, तैराकी हैं, वो इसमें फ्लोट कर सकती हैं, बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। तो अगर जितना ज़्यादा इसमें अगर ज़्यादा सॉल्टी होगा तो वो उतना ही ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, ये इतना डेड है ना, तो फिर ये इसमें तैर सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी से आप देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छे से समझाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो, अगर हम ना ड्रॉप की बात करें तो 9 स्पून है हमारे पास आइस कैप में है। ठीक है, ये इतना है। तो अगर हम थोड़े लेवल पे देखें तो 2 स्पून, हमें सिर्फ 2 स्पून हैं हमारे पास, पूरी धरती में सिर्फ 2 स्पून हैं जो ग्राउंड वाटर में है। तो आधा स्पून ही हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स में है, और 1 ड्रॉप है सिर्फ जो रिवर्स में है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि हमारे पास बहुत कम है, यानी कि पानी ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, 2 स्पून ही है, और जो फ्रेश वाटर सिर्फ 1 स्पून है, और रिवर्स में तो बहुत कम पानी है, 1 ड्रॉप ही बताया गया है। ओके, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो इस बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी। वाटर अलोंग कैन क्विंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। अगर हमें प्यास लगती है तो ये हमारी प्यास बुझाता है। नाउ वी डोंट यू थिंक वी आर वॉचिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन यूज अ वाटर केयरलेसली। तो हमें ये इस प्रीशियस चीज़ को, प्रीशियस थिंग्स को, रिसोर्स को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। ये देखो, आप देख रही हो, ये हेडलाइन है। तो ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किल्लत आ रही है। तो ये देखो, आप देखो, मोर देन अ जस्ट अ प्रॉब्लम
कोपिंग विद द वाटर स्कार्सिटी, द वाटर यू ड्रिंक। ये देखो, ये वाटर के बारे में ही ये न्यूज़पेपर में हेडलाइंस हैं। ओके, द वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली। आगे है मैनी मेजर रिवर्स इन अ डेंजर ऑफ द ड्राइड आउट, यानी कि सूखने वाली हैं, ठीक है, डेंजर पे हैं। गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर, तो डाइंग रिवर में हमारी गंगा भी गिनी जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है हमारे जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में। देयर इज़ अ समथिंग मैजिकल अबाउट अ वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। तो सी शोर यानी कि जो समुंदर के किनारे होते हैं उसके पास कितना अच्छा लगता है चलना। जो गिल्ली गिल्ली जो सैंड होती है बीच के ऊपर, कूल ब्रीज चलती, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो बर्ड्स गाते हैं, जो स्मेल होती है सॉल्ट की, और जब म्यूजिक होता है वेव्स का, एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ द पॉन्ड, जैसे कि जो शांत पानी होता है पॉन्ड्स का, लेक्स का, ओशन वाटर जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, वो कभी भी शांत नहीं रहता जो ओशन का पानी है। द मूवमेंट दैट, जो मूवमेंट होता है ना पानी का, जो मूवमेंट होता है पानी का, वो उसको कैटेगराइज किया गया है। एक उसको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है, वेव, टाइड एंड करंट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डू यू नो देख लेते हैं। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और व्हेन द नीड ऑफ द कंजर्व, जब इस तारीख को ये लोगों को समझाया जाता है कि जो वाटर है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि ये एक रिनफोर्स इन अ डिफरेंट वे, तो ये एक मतलब डिफरेंट वे से किन किन तरीकों से हम बचा सकते हैं। ये पैसिफिक ओशन का आप इन देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। आगे हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। पहले तो डू यू नो ही देख लेते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ विंड्स स्कार्प अक्रॉस द सी सरफेस। तो ये जब सी विंड्स आती हैं सी की ओशियन सरफेस के ऊपर विंड के तौर पे, तो वो वेव्स क्रिएट करती हैं। द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं चलती हैं तो बिगर वेव बनती है, उतनी ही बड़ी वेव बनती है। ओके, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि हमने देखा था ना जो वाटर का मूवमेंट होता है 3 तरीके का होता है, एक तो वेव्स, एक टाइड्स, एक होता है करंट। तो हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल्स ऑन द बीच एंड अ बॉल स्वॉन इनटू द वाटर, व्हाट हैपन। जब आप पानी में एक बॉल फेंकोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो पानी उछलने लग जाएगा। इज इट अ फन टू वॉच हाउ द बॉल्स गेट वॉश्ड बैक टू द शोर। तो आप देखोगे वो कैसे पानी वो दोबारा शोर पे आ जाएगी वेव्स के साथ। वो जो आपने बॉल फेंकी है ना, वो वेव्स के साथ समुंदर में से बाहर आ जाएगी, वो लहरों के साथ वापस आ जाएगी। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड अप फॉल्स अल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव। जब ये वाटर्स देखो ये ऊपर उठता है, ये देखो ये ऐसे पानी ऊपर उठता है, यहाँ तक आता है, दोबारा फिर पीछे को चला जाता है, इसको हम बोलते हैं वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोज अ वेरी हाई स्पीड्स फ्रॉम अ ह्यूज वेव्स। कभी कभी बहुत ज़्यादा तूफान चलते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आने की वजह से बड़ी हाई स्पीड में ह्यूज बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, वोल्केनो भी आ जाते हैं अंडर वाटर में, लैंडस्लाइड में, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर भी शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या आता है, सुनामी आता है। उसको हम सुनामी बोलते हैं। जो अर्थक्वेक आता है, डिस्ट्रक्शन होता है वाटर में, उसको हम सुनामी बोलते हैं। ये हो सकता है 15 मीटर हाई तक हो सकता है, फॉर्म्ड कर सकती है वेव। द लार्जेस्ट सुनामी जो मेजर की गई है 150 मीटर हाई की गई है। दीज वेवर ट्रैवल अ स्पीड, ये जो वेव्स होती हैं कितनी स्पीड से करती हैं, ये 700 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जो आसपास के इलाकों में पानी भर देती हैं ये वेव्स। द सुनामी ऑफ 2004 में सुनामी आई थी, जिसने बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया थे इंडिया के उसको डैमेज किया था। इंदिरा पॉइंट था जो अंडमान एंड निकोबार का, उस वो सब मर्ज कर दिया था सुनामी के बाद, यानी कि वो मर्ज हो गया था, ठीक है, हौच पौच हो गया था, सब कुछ मिक्सअप हो गया था। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज अ सुनामी। तो हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब सुनामी आती है। तो अब हम ये पढ़ते हैं सुनामी द अर्थ पैंडिमोनियम, ठीक है। जो सुनामी है वो हार्बर पे बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती हैं। इंडियन ओशन में भी आया था 26 दिसंबर 2004 को आया था। जो वेव्स है उसके उसकी रिजल्ट से जो
ये वेव्स किसकी वजह से आया था, ये अर्थक्वेक की वजह से आया था, जिससे जो एपीसेंटर है, एपीसेंटर तो मैंने पहले भी बताया था ना आपको एपीसेंटर क्या होता है। जैसे ये देखो, ये धरती के अंदर कुछ हलचल हो रही है तो ये तो होता है फोकस, तो बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के जो क्रस्ट पे है उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। टू क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ अ सुमात्रा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो 9.0 रिचर स्केल नापा गया था। हमने पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो 6.0 रेक्टर स्केल पे अगर नापते हैं, मेजर करते हैं तो अर्थक्वेक का वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। ये तो 9.0 रेक्टर स्केल पे था, यानी कि ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा। एज द इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई, क्योंकि हमारी अर्थ प्लेट से मिलकर बनी है तो ये प्लेट बर्मन प्लेट के अंदर चली गई थी। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, तो सी का जो फ्लोर में सडन मूवमेंट हुई थी जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया था। ओशियन फ्लोर में बहुत ज़्यादा, जैसे 10 से लेकर 20 मीटर तक ये डाउनवर्डली डायरेक्शन में जो पानी है वो चला गया था। ह्यूज मास ऑफ द ओशियन वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो जो गैप था, जो है ना, फिल इन द गैप, वो गैप में फिल हो गया, यानी कि जहाँ पे खाली इलाके थे वहाँ पे and was being created by the displacement. This marked with a withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the south and southern Asia. तो ये जो जब ये इस इंडियन ओशियन में आया था ये, तो साउथ में, हमारे इंडिया के साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट, जो जब ये इंडियन प्लेट बर्मिन प्लेट के नीचे आ गई थी तो हुआ क्या, तो वाटर मासिस रश्ड बैक टूवर्ड द कोस्ट लाइन। तो ये जो वाटर मासिस था वो कोस्ट लाइन क्या होता है, जो समुंदर तट के साथ जो इलाके होते हैं इसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। ओके, समुंदर के साथ मिला हुआ इलाका, जैसे ये देखो यहाँ पे हमारे समुंदर हैं, तो समुंदर हैं, ये देखो इधर बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, ये वाले एरिया को हम कोस्टल लाइन बोलेंगे, कोस्टल एरिया बोलेंगे। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड, जो सुनामी है वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, कंपेरेबल टू अ स्पीड ऑफ द कमर्शियल एयरक्राफ्ट। जो अगर हम कंपेयर करें जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है इतनी स्पीड से, और कम्प्लीटली उसने वॉश कर दिया था जो जितने भी आइलैंड थे इंडियन ओशियन में उसको। द इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार में था उसको तो द मार्क्ड एज अ सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट अ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, तो ये बिल्कुल सबमर्ज्ड हो गया था, जान के बिल्कुल तहस नहस हो गया था जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। पहले तो वो पानी में से घिरा होता है आइलैंड, वो होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और भाई सुनामी आ गई तो वह बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम द सुमेत्रा टुवर्ड द अंडमान आइलैंड्स एंड श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज। तो जैसे जैसे अंडमान आइलैंड और श्रीलंका की तरफ जाते गए तो ये पानी की डेप्थ डिक्रीज होती गई, तो ये जो ट्रैवल स्पीड है वो भी डिक्लाइन होती गई, ये 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक हो गई, और ये अब कम होकर 70 किलोमीटर तक रह गई थी। पहले ये देखो हमने पढ़ा था ना 800 किलोमीटर तक क्या था, अब ये पहले इतनी तेज़ी से ये जो वेव्स तेज़ी से आ रही थी, अब ये सिर्फ 70 किलोमीटर के तक तेज़ी से आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना जैसे वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे एपीसेंटर होता है, जैसे जैसे दूर होते रहते हैं उस एपीसेंटर से तो वो वहाँ पे जो भूचाल का खतरा भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू, जो सुनामी वेव्स हैं वो 3 किलोमीटर की डेप्थ तक जाती हैं। कोस्ट लाइन में 10,000 लोगों मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाख से भी ज़्यादा हाउसेस इफेक्ट हो जाते हैं। मोर देन अ वर्स्ट अफेक्टेड बाय कोस्ट लाइन एरिया, बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इस सुनामी की वजह से। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, हमें पता है कि अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मगर ये पॉसिबल है कि 3 to 4 आवर पहले 3 to 4 नोटिस, अगर सुनामी है तो उसके पोटेंशियल नोटिस दिए जा सकते हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आर प्लेस्ड अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशियन में सुनामी बहुत कम आती हैं। एज अ सी
सीस्मिक एक्टिविटीज़ इज़ लेसर देन कंपेयर टू पैसिफिक, क्योंकि पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा होती हैं, अंदरूनी अर्थ में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इंडियन में नहीं होती, मगर फिर भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, नेचर है भाई तो डिस्ट्रक्शन अपना दिखा सकती है। द सुनामी दैट ravaged द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया coast in the December 2004, the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused is the बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाइफ और प्रॉपर्टी का हुआ था, और जिसका कारण है लैक ऑफ मॉनिटरिंग। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम नॉलेज हमें फैलाना चाहिए, जो कोस्टल डिवेलपर हैं इंडियन ओशन में रहने वाले लोग उसके उनको, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विदड्रॉ ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्ट रीजन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुनामी आने वाली, तो कोस्टल रीजन की तरफ से बहुत तेजी से पानी आ रहा होगा। ओके, फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्टिव वे, तो डिस्ट्रक्टिव वेव आ रही होगी। व्हेन इट दिस हैपन ऑन द कोस्ट, जब भी कोस्ट पे होगा, तो इंस्टेड ऑफ द पीपल गोइंग टू द हाई ग्राउंड, तो लोगों को हाई ग्राउंड की जाने से बजाय दे स्टार्टेड असेंबलिंग एज द कोस्ट टू व्यू अ मिरेकल। ओके, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस देयर इज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ अ कॉजिंग ऑन लुकर व्हेन द गिगेंटिक वेव स्ट्रक। तो क्या जी भाई, जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वेव आती देखी तो वो ऊपर चढ़ गए भाई, है ना। तो ऊपर चढ़ गया, वो तो देखना चाहते थे भी, नज़ारा देखना चाहते थे, मगर हुआ क्या, तो भाई ये तो उल्टा ही पड़ गया, तो यानी कि डिस्ट्रक्शन ही कर दिया उसने, यानी कि वो भी उसमें बह गए होंगे, है ना। तो ये हमने नहीं देखा ना, ये देख लिए थे हमने, है ना। तो आगे हम देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। तो जो पानी है दिन में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, रिदमिक यानी कि रिदम में एक सुर ताल में जाता है, कभी राइज करता है कभी फॉल करता है ओशन में, तो इसको ही हम टाइड बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन अ वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। तो हाई टाइड कब होती है, जब जो पानी है वो शोर पे ज़्यादा कवर हो जाता है, और ये हाईएस्ट लेवल पे बाय राइजिंग टू इट्स अ हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल तक ये जाता है। इट इज़ अ लो टाइड व्हेन अ वाटर फॉल्स टू अ लोएस्ट लेवल। जब ये कम लेवल पे हाईएस्ट लेवल पे होगा तो उसको सिर्फ शोर तक ही होगा, तो उसको हम लो टाइड बोलेंगे, लो टाइड बोलेंगे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides। ये टाइड्स होती क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल स्किल है, ठीक है, सन मून और अर्थ के सरफेस में उन्हीं की वजह से जो टाइड्स होती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जो वाटर है अर्थ का वो मून की तरफ के पुल किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ पानी को खींचती है, जिसकी वजह से टाइड होती हैं, ठीक है, टाइड उत्पन्न होती हैं। ड्यूरिंग द फुल मून के समय, जब हमें धरती पे पूरा मून पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो जब फुल मून होता है, फुल मून क्या होता है, जब अर्थ ये हमें धरती को पूरा मून दिख रहा होता है, ये देख रहे हो, ये ऐसे है ना, ये देखो ऐसे, ये पूरा मून, ये इसको हम बोलेंगे पूर्णिमा, और ये होता है न्यू मून, जब ये धरती को मून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता, ये साइड पे चला जाता है। ओके, तो ये इस समय पे होता क्या है, तो होता क्या है, द सेम लाइन, तो इसमें जब हाईएस्ट, तो तब ना हाईएस्ट टाइड बनती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो जब ये इनको स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है, जब बहुत बड़ी टाइड्स बनाती हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, जब ये फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, चौथाई में होता है, तो ओशन वाटर गेट डाउन अ डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन अ लो टाइड्स। तो उस समय पे जब यानी कि सूरज का आकार हमें छोटा दिखाई देता है तो ये लो टाइड्स बनती हैं, तो इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो नीप टाइड ये दिखा देती हूँ, ये देखो, ये नीप टाइड इस समय पे बनती हैं जब ये देखो, जब ये पोजीशन होती है, तो हमारी अर्थ यहाँ पे होती है, मून इधर होता है, और इस साइड एक साइड मून होता है और एक साइड सन होता है। तो नीप टाइड्स बनती हैं, छोटी टाइड्स बनती हैं, और स्प्रिंग टाइड्स बड़ी बड़ी तब बनती हैं जब फुल मून और न्यू मून होता है, तब बनती हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाई टाइड्स हेल्प इन अ नेविगेशन। जो हाई टाइड्स होती हैं वो नेविगेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। ये जो रेज है पानी
को रेज कर देती हैं, ऊंचा कर देती हैं इसके लेवल को शोर की तरफ से, यानी कि किनारे की तरफ के से। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। तो इससे होता क्या है, जो शिप्स होती हैं, किश्तियाँ होती हैं, वो इजीली शोर के ऊपर चली जाती हैं। द हायर टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हायर टाइड्स है, बड़ी बड़ी टाइड्स हैं, वो फिशिंग में भी मदद करती हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। तो बहुत सी फिशेज शोर पे आ जाती हैं, यानी कि किनारे पे आ जाती हैं टाइड्स की वजह से। दीज राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग गिगेंटिक इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो बहुत से इलाकों पे ये इनसे टाइड से बिजली भी बनाई जाती है। अब हम करेंगे ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनाइट डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जो पानी है ओशन का, वो मूव होता रहता है। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ये जो ओशन करंट्स है, ये गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं। जनरली जो वार्म वाटर है वो ओरिजिनेट होता है इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के पास। जो गर्म ओशन करंट है वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होता है और मूव करता है ये पोल की तरफ। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, हमने पता ना, ये सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो ओशन है, यहाँ पे जो करंट्स बनेंगी वो बिल्कुल गर्म बनेंगी और फिर ये ठंडी की तरफ जाएंगी। तो यहाँ यानी कि इधर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ओके, तो ये ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड पे जाएंगी, पोलर और हायर लैटिट्यूड पे जाएंगी। द लेब्रर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। जो लेब्राडर ओशियन करंट है वो कोल्ड करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम की जो करंट है वो वार्म करंट है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन। जो ओशन की जो करंट है वो टेम्परेचर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस एरिया को। वार्म करंट जो ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। जो गर्म करंट्स हैं वो गर्म टेम्परेचर लेके आती हैं लैंड की तरफ। और द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड्स द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। जहाँ पे ये गर्म और ठंडी ये जो करंट्स मिलती हैं, वो एरिया बिल्कुल सुटेबल होता है फिशिंग के लिए वर्ल्ड में। सी अराउंड जापान एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जैसे कि जो सी के बाद जैसे जापान है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, ये इसकी एग्जाम्पल है, जहाँ के बहुत अच्छे इलाके हैं फिशिंग के लिए। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस द फोगी वेदर मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। मगर ये जो जहाँ पे ये जो गर्म और ठंडे पानी की करंट्स मिलती हैं, वहाँ पे ना फोगी यानी कि धुंध वगैरह भी होती है, जिससे नेविगेशन में भी प्रॉब्लम आती है। जिस एक फ़ायदे भी हैं भाई, नुकसान भी हैं। तो ये देख लेते हैं। फिल 3/4 ऑफ द बकेट विद द टैप वाटर। टैप वाटर यानी कि टूटी वाला जो पानी है, उसको एक बकेट को उसका तिहाई भाग भर लेना है। और हीट द वाटर बाय पुटिंग ऑन अ इमेंस रोड। तो इसमें रोड भर देने हैं ऑन द साइड ऑफ द बकेट, एक बकेट के साइड में। ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एन आइस ट्रे। तो उसके दूसरी तरफ आप एक आइस ट्रे रखोगे, जस्ट मूव्ड फ्रॉम द फ्रीजर, जो अभी अभी आप फ्रीज से लेके आए हो। एड अ ड्रॉप ऑफ द रेड इंक। तो आप उसके ऊपर रेड इंक डालोगे और ऑब्जर्व करोगे पाथ ऑफ द करंट बाय द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन। तो वो आप देखोगे वो गर्म और वो जो ठंडी है ना, वो करंट का वो सारा आप समझ जाओगे अच्छे से। ये आप देख सकते हो। जो कोल्ड करंट्स है, कोल्ड करंट्स ये देखो आप कहाँ कहाँ पे हैं, ये एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। कोल्ड करंट्स ये देखो, ये सारी कोल्ड करंट्स हैं, है ना, ये सारी, ये जो ब्लू है ना, ये सारी कोल्ड करंट्स हैं। ये देखो, ये सारी कोल्ड करंट्स है, ये भी कोल्ड करंट है। ओके, ये भी कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। ये बस मैंने जो बताई हैं ये सारी कोल्ड करंट्स हैं। ओके, और बाकी ये जो रेड दिख रही हैं ये सभी ये वार्म करंट हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यानी कि ये ऊपर वाले हिस्सा और जो ज़्यादातर नीचे वाले हिस्सा यहाँ पे कोल्ड करंट्स, और बीच वाले हिस्से में तो यहाँ पे वार्म करंट्स होती हैं। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हमने कर दिया है कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।